Hello friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee members and the housing society members. Today's topic is various encroachments, illegal penalty by society and criminal offences that is possible on these encroachments and illegal penalties by society. Our webinar is sponsored by DSK Enterprises, who do computerized billing and digital updating of society records and registers. Encroachments, various encroachments. अब एनक्रोचमेंट के नाम पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हाउसिंग सोसाइटीज के फ्लैट्स में, इवन कमर्शियल प्रीमिसेस में, ऑफिसेस कॉम्प्लेक्सेस में भी वगैरह, जिसमें WC यानी टॉयलेट चेंज कर दिया जाता है, पोजीशन चेंज किया जाता है, या एक बेडरूम में WC नहीं है तो वहां पे बना दिया जाता है, या उसका जो ड्रेनेज पाइप का सिस्टम है वो चेंज कर देते हैं रिनोवेशन के टाइम पे वगैरह वगैरह. सो चेंज इन WC, बाथरूम, किचन में भी लोग कर देते हैं, एक्स्ट्रा बाथरूम भी बना लेते हैं. एमेलगेमेशंस का मतलब हो गया दो फ्लैट के बीच में जो डिवाइडिंग वॉल है, एक ही परिवार का दो फ्लैट है तो उसके बीच का जो डिवाइडिंग वॉल है उसको निकाल देते हैं, कई बार उसको एमेलगेमेशंस कहते हैं. कई लोग किचन और हॉल, किचन या बेडरूम या दो बेडरूम या और कहीं पर भी दीवार निकाल देते हैं बीच की, रिमूविंग डिवाइडिंग वॉल्स, इंस्टॉलिंग बिग बॉक्स ग्रिल्स, साइकिल रैक, शू रैक दरवाजे के बाहर रखते हैं, वो तो कॉमन चीजें हो गई आजकल, पैसेज में रखते हैं दरवाजे के बाहर. कचरा भी स्टोर कर देते हैं टेरेस में, सीढ़ी के वहां पे, स्टेयरकेस में वगैरह वगैरह. कई लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं तो जरा 1 फीट की जगह मिल गई मेन डोर के बाहर, अगर जगह है तो अपना मेन डोर एक्सटेंड कर लेते हैं पैसेज एरिया में, कॉमन पैसेज एरिया में. नई बिल्डिंग में नीच एरिया है, फ्लावर बेड एरिया है, डक्ट एरियाज है, इसको एनक्रोच कर लेते हैं लोग. ये सब एनक्रोच वगैरह जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये सब ऑफेंसेस हैं BMC एक्ट के अंदर में, फायर एक्ट के अंतर्गत, MRTP एक्ट के अंतर्गत और इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत. BMC एक्ट अगर देखा जाए तो सेक्शन 3 BMC एक्ट का, सेक्शन 381 दैट इज 381, 482, 351, ये सब BMC के सेक्शंस है जो ये सारे एनक्रोचमेंट्स को देखते हैं, उसका पनिशमेंट से डिफाइन करते हैं. इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत ही BMC मेंबर को या सोसाइटी को शो कॉज नोटिस इश्यू करती है. मे बी 15 दिन का टाइम देगी या 1 महीने का टाइम देगी, आप रिस्टोर करो इस चीज को तो बात खत्म हो जाती है. और अगर आप रिस्टोर नहीं करते हो तो इन एनक्रोचमेंट पे पेनल्टी लगाने का, पेनल्टी या फाइन लगाने का अधिकार, या इसमें प्रोसिक्यूशन फाइल करने का अधिकार. क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन फाइल होता है, BMC का अलग कोर्ट है, बट दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय ए मजिस्ट्रेट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. देयर इज ए प्रोविजन BMC एक्ट में कि एनक्रोचमेंट के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस फाइल किया जाए. BMC एक्ट में वायलेशंस आता है कि आपने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं किया या इंडिविजुअल्स ने अपने फ्लैट को रिपेयर नहीं किया, किसी कारणवश इंडिविजुअल फ्लैट की छत गिर गई, उसका जो बार है, सलिया वगैरह है, मेटल है, वो दिखने लगा. और भी कई चीजें हैं ऐसी ही, जैसे लीकेजेस वगैरह हो रहा है और आपने उसको रिपेयर नहीं किया और पूरी बिल्डिंग के कॉलम्स, पिलर्स और बीम्स को डैमेज होता जा रहा है, धीरे धीरे वो चीज डैमेज होती रहती है. तो ये सारी बिल्डिंग को खतरे में डालती है. एंड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो BMC फायर और MRTP एक्ट के अंतर्गत ये सब ऑफेंसेस है. ऑफेंसेस का मतलब है
बीएमसी पहले शो कॉज नोटिस, पेनल्टी, फाइन और बाद में कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट करने का मतलब है जेल टाइम भी हो सकता है, प्रिजन भी हो सकता है। अपने बायलॉज में मेरे ख्याल से सेक्शन नहीं है, इट्स नॉट कॉल्ड सेक्शन। बाय द वे आपको ये बता दूं कि बायलॉज का जो क्लॉजेस है, वी रेफर इट टू एज बायलॉज, बायलॉ नंबर, एंड बट मेनी पीपल बाय मिस्टेक दे रेफर इट टू एज सेक्शन। सेक्शन सिर्फ उसी को बोल सकते हैं जो लेजिस्लेटिव लॉ के बीच में है। वी कैनॉट कॉल बायलॉ नंबर्स एज सेक्शन। आई थिंक बायलॉ नंबर 169A के अंतर्गत there is a provision for penalty for encroachment of common spaces, and there is a provision, I think, for 5 times of the maintenance charges. और भी एक सेक्शन है, शायद 165 है वो, जो और दूसरे इंक्रोचमेंट या पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन डाल के रखा हुआ है। फ्रेंड्स को ये बता दूं कि सच पेनल्टी, इस तरह की जो पेनल्टी सोसाइटी लगाने का सोचती है बायलॉज के ऊपर, पेनल्टी या फाइन और उस पे इंटरेस्ट यानी ब्याज, ये सारी चीजें आप लगा लो, बट इट इज नॉट रिकवरेबल इन कोर्ट सिंस ऑल सच थिंग्स अमाउंट्स टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तब होगा जब ऑफेंडर मेंबर जो है, इफ द ऑफेंडर मेंबर टेक्स द मैटर टू कोर्ट। डेप्यूटी रजिस्ट्रार यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, आपके जो भी वार्ड का कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है टू ग्रांट रिकवरी सर्टिफिकेट ऑन सच डिस्प्यूटेड अमाउंट्स रिलेटिंग टू पेनल्टी, फाइन और इंटरेस्ट thereon. There are several such incidences and this cannot be taken for granted. जो भी सोसाइटियां ये सोचती है कि बायलॉ में ये प्रोविजन है, भी उसको 5 टाइम का पेनल्टी लगा दे वगैरह, वो सब गलत है। वो कैसे गलत है मैं आपको एक आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मलाड में एक बड़ी सोसाइटी है, 2010 की सोसाइटी है, रोड टचिंग है उसका कंपाउंड, लंबा सा कंपाउंड है। उधर राजू भाई करके एक लोकल गुंडा है वहां का, उस एरिया का। उसने उस दीवार पे लगभग 50 एक छोटा कच्चा टीन शेड बना दिया, दुकानें बना दी, छोटे छोटे दुकानें बना दी। वो है बीएमसी का पब्लिक रोड है, आउटसाइड दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी के बाहर बीएमसी का जो पब्लिक रोड होता है, और उस रोड और रोड के एक्चुअल बीच में ये जो जगह बचती है थोड़ा सा, जिसको कर्ब कहा जाता है, उसमें उसने लगभग 50 एक दुकान बना दी थी, छोटे छोटे दुकानें टीन शेड की। राजू भाई इज द वर्चुअल एंड डीम्ड ओनर ऑफ ऑल दिस 50 स्मॉल कच्चा टीन शेड शॉप्स। एंड जैसे कि बॉम्बे शहर में हम लोग शब्द यूज करते हैं हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी या भाड़ा, तो वो इन सब लोगों से, इन 50 जो लोग हैं जिसको दुकान दिया हुआ इसके चलाने के लिए, उससे वो हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी या भाड़ा वसूल करता है। और वो राजू भाई जो है गुंडा, वो बीएमसी और पुलिस वगैरह एंड वो सब मैनेज हो जाता, कर लेता है वो। और जो इसके मैनेज होने के बावजूद भी दुकान वाला जो है वो एक अलग से म्युनिसिपल वाले को, पुलिस वाले को वगैरह वगैरह को अलग से हफ्ता देता है। काम चलाना है, काम चल जाता है, गरीब लोग वगैरह वगैरह। ये हफ्ता लेने के बावजूद भी कभी कभी म्युनिसिपैलिटी पुलिस की मदद से वन फाइन डे एक दिन आती है और वो सब दुकानें वगैरह तोड़ ताड़ के निकल जाती है। दुकान भी तोड़ दिया, सामान भी जब्त कर लिया और लेके निकल गए। अगर आप लोग बॉम्बे शहर से हैं तो ये आपने कई बार देखा भी होगा, पिछले 20-25 सालों में ऐसे कई घटना हुई है, होती रहती है। मोस्टली इट इज नियर द रेलवे स्टेशन के बाहर, काफी बार ऐसा होता रहता है। ये सब हो गया। उसके बाद में 2-4 दिनों के बाद में राजू भाई अगेन वहीं पे
ऐसा 50 कच्चा दुकान बना देता है फिर से, और फिर से वही अब बोलता है कि नहीं भाई अब तो वो टूट टाट गया, अभी नया लोगों को नया हायर भाड़े पे देंगे, बड़ा ज्यादा हफ्ता लगेगा, प्रोटेक्शन मनी ज्यादा लगेगा, और ये जो रैकेट है ये चलता रहता है। राजू भाई जो है वो उस बीएमसी का पब्लिक रोड का मालिक नहीं है, जहाँ पे उसने ये गैर कानूनन तरीके से 50-60 बच्चे कच्चे टिन शेड दुकान बना रखी है, जहां से वो चलाता रहता है। हफ्ता या वसूली मिलने के बावजूद भी जो नए अधिकारी आते हैं वो कई बार क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल कर देते हैं। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि क्रिमिनल पता चला, किसी ने कोई लोकल सोशल एक्टिविस्ट ने एनजीओ फाइल किया कि भाई ये आदमी है जो ये सब चीजें करता रहता है, एविडेंस भी दिया उसने, दुकान वालों को स्टेटमेंट भी दिया, और पुलिस वाले ने उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया बीएमसी की मदद से। बीएमसी उसमें प्राइमरी कंप्लेनेंट, और वो कंप्लेनेंट दुकानदार के विरुद्ध भी किया, क्योंकि उसने दुकानदार और राजू भाई ने पब्लिक जगह के ऊपर इंक्रोचमेंट्स किया, अतिक्रमण जिसको कहते हैं। दुकानदारों में से जो कुछ जानकार आदमी थे, डायनेमिक लोग थे, जो ज्यादा हिम्मत वाले थे, उन्होंने प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर दिया राजू भाई के खिलाफ, डिपॉजिट लेने के लिए, भाड़ा लेने के लिए, हफ्ता लेने के लिए, और अपने आप को बोलने के लिए कि भाई हमारी दुकान है, आप बैठ के चलाओ, कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंसेस बनते हैं वो है मिसरिप्रेजेंटिंग का बनता है, चीटिंग का बन जाता है, एक्सटॉर्शन बन जाता है, इंटिमिडेशन बन जाता है, और कई इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस भी लग जाते हैं। मेरी जानकारी में एक और ऐसे ही इंसिडेंस है, छोटे में बताता हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा कि बॉम्बे शहर में भिखारी जो होते हैं, भिखमंगे, बेगर्स, उनका अपना एरिया बंधा होता है। तो एक भिखारी जो गोरेगांव का है वो चर्चगेट जाके काम नहीं करेगा, और चर्चगेट वाला जो भिखारी है वो गोरेगांव आके काम नहीं करे, अपना अपना एरिया बांधा हुआ बिजनेस करने के लिए। और ये जो एरिया बनता है ये अधिकारियों के साठ गांठ के वजह से होता है। अब उस भिखारी का जगह तो है नहीं, लेकिन एक जगह फिक्स है, वो वहीं पे जे बैठ के धंधा पानी करता रहता है। वो अधिकारी भी देखता है उसको हर रोज, बड़े बड़े अधिकारी भी अपने गाड़ी से पास करते रहते हैं वहां से, लेकिन किसी को बोलने का कुछ इंटरेस्ट नहीं है उस सब चीजों में। भिखारी के लीडर ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। भिखारी का जो लीडर है वो कोई एरिया को ओन नहीं करता है, लेकिन अपने दबदबाव से, एक्सटॉर्शन से, वसूली करना वगैरह वगैरह सा करना से ये सब भी वो करता रहता है। अब हम आते हैं हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। जैसे राजू भाई का वो दुकान पब्लिक रोड पे जो बनाया उसने, वो मालिक नहीं था उस पब्लिक रोड का, वैसे ही सोसाइटी आपके फ्लैट का मालिक नहीं है। आई रिपीट, सोसाइटी इज नॉट द ओनर of your flat. Society is also not the owner of any type of common open spaces or any other property inside the society. बेसिकली हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी, जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी की है, बट यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उस कॉम्प्लेक्स में, उनका बराबर बराबर हक है हर चीज पे सोसाइटी के। He has got undivided equal share ratio in all types of common open spaces in the society premises. Managing committee is not the owner, it is only a representative, your representative. Managing committee is only a trustee, a caretaker. एक छोटी सी क्रूड भाषा में बोले अगर, तो मैनेजिंग कमिटी इज ओनली एक चौकीदार, एंड इज इलेक्टेड only for governing and administrating the affairs of the society. इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजिंग कमेटी क्या करेगी, ठीक है, सर्वेंट्स को एंगेज करेगी, स्वीपर को, गार्डनर को, ऑफिस स्टाफ को वगैरह वगैरह, पगार पानी देगी, उनसे काम करवाएगी, भाई पानी ठीक से चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है,
गार्डन ठीक से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, एंड ऑल दोस थिंग्स। और मैनेजिंग कमेटी को आपके फ्लैट के अंदर आके देखने का कि नहीं आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आपने ये शू रैक बाहर रखा हुआ है, आप इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीजों का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को नहीं। उसका काम है वाउचर बनाना, पेमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट बनाना, जो एनसीआर एक्ट में जो कंप्लायंसेस करना जरूरी है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में रिटर्न्स फाइल करना, टाइम पे इलेक्शन करना, वगैरह वगैरह, ये मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपने ये एनक्रोचमेंट किया, आपने ये किया, आपने वो किया, तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। इट इज इक्विवेलेंट टू जो अभी मैंने राजू भाई की कहानी बताई आपको, या भिखारी के लीडर की कहानी बताई। मैनेजिंग कमेटी का दायित्व क्या है? जब उसको ये पता चलता है कि भाई ये इंक्रोचमेंट हुआ है, ये इधर मेन डोर के बाद उसने जूते का रैक बना दिया, या साइकिल रख दिया, या कचरा काफी दिनों से डबरीज पड़ी हुई है, घर में रिनोवेशन हुआ तो डबरीज भारी पड़ी हुई है, या मेंबर ने घर के अंदर दो पता चल गया कि भाई डिवाइडिंग वॉल निकाल दिया, या एमलगेमेशन कर दिया, या डब्ल्यूसी या बाथरूम या किचन वगैरह वगैरह का पोजीशन चेंज कर दिया, या और कुछ कर दिया। तो जब मैनेजिंग कमेटी को ये पता चलता है तो एज ए गवर्निंग बॉडी उनका काम है, लीगल लाइबिलिटी है, काम नहीं है, उनका लीगल लाइबिलिटी है टू इन्फॉर्म द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, द फायर अथॉरिटीज एंड द पुलिस अथॉरिटीज। इस सारी चीजों का इंक्रोचमेंट का डेटा ब्रीफली उनको ये इतना ही 4 लाइन का लेटर लिखना है कि फ्लैट नंबर सो एंड सो इसका है, हमें पता चला है कि कुछ इसके अंदर इंक्रोचमेंट हुआ है जिसका संभावना ये है, शिफ्टिंग ऑफ डब्ल्यूसी है या एमलगेमेशन है, ये है वो है। एक 4-5 लाइन का लेटर लिख दिया और कंक्लूडिंग लाइन में लिखा कि आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप आके इंस्पेक्शन करें और प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करें। इंस्पेक्शन करें, वो इंस्पेक्शन करता है, पंचनामा बनाता है, शोकॉस नोटिस देता है और प्रोसिक्यूशन करता है, वगैरह वगैरह। तो मैनेजिंग कमेटी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि बीएमसी या फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे कि भाई आप आओ, इन्वेस्टिगेट करो और प्रोसिक्यूशन फाइल करो। बीएमसी सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी का ये काम नहीं है कि आपने गलत किया हुआ है तो मैं उसका वसूली करूं और चुप बैठे रहूं, जो हर सोसाइटी करती है कि मेंबर ने गलती किया हुआ है, गैर कानूनी काम कर दिया हुआ है, तो भाई गैर कानूनी काम का अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की जगह में उससे पेनल्टी वसूली करूं और चुप बैठे रहूं मैं। ये काम सोसाइटी का नहीं है, और अगर ऐसा काम सोसाइटी कर रही है तो सोसाइटी एंड मैनेजिंग कमेटी they both are responsible for criminal prosecutions at the hands of BMC, fire and police। ये जो अभी वेरियस इंक्रोचमेंट ऑफेंसेस मैंने बताए आपको, these are all under the legislative laws, legislative laws made by the government। उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट ने बनाया, बीएमसी का कानून बना दिया, फायर एक्ट बना दिया, एमआरटीपी एक्ट बना दिया, वगैरह वगैरह। तो सिर्फ कानून के अंदर ये प्रोविजन है, कानून के अंदर ये प्रोविजन है कि इस ऑफेंस का इतना पेनल्टी लगाना है, ऐसे प्रोसिक्यूट करना, प्रोसीजर दिया हुआ है। एमसीएस एक्ट और रूल्स, एमसीएस एक्ट व एमसीएस रूल्स के अंदर में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है एनक्रोचमेंट के बारे में या उसके ऑफेंसेस के बारे में या पेनल्टीज के बारे में। लेकिन एमसीएस एक्ट में ये प्रोविजन पक्का है कि एजीएम कैसे लेना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, और अगर आपने एजीएम टाइम पे नहीं लिया तो आपको कैसे डिसमिस करना है, कैसे डिबार करना है, भाई अगले 5 साल तक आप आ नहीं पाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। एमसीएस एक्ट में ये दिया हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी की सोसाइटी ने अगर पैसे का गबन किया हुआ है तो उस पर कार्रवाई कैसे करनी है, उससे पैसा वसूली कैसे करना है, उस पर क्रिमिनल कैसे प्रोसिक्यूशन फाइल करना है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का 146 व 147 में दिया हुआ एमसीएस एक्ट में। अभी सबसे मजेदार चीज ऐसी है कि सोसाइटी का जो बायलॉ है वो लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया हुआ है, एमएलए लोगों ने नहीं बनाया हुआ है,
असेंबली ने नहीं बनाया हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया हुआ है, वो बनाया है डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने। उसको अधिकार नहीं है कानून बनाने का। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे इट इज रिटन एज मॉडल बायलॉस। मॉडल का मतलब है एक सैंपल, सैंपल लेकर आए, आपको सूट किया वैसा उसको चेंजेस करो और फिर अप्लाई करो। सो आई रिपीट, सोसाइटी बायलॉस आर नॉट मेड बाय लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट एंड इंपॉर्टेंट नाउ हैव नो फोर्स ऑफ लॉ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक जजमेंट में ऐसा बोला है कि बायलॉज हैव नो फोर्स ऑफ लॉ, दे आर ओनली हैविंग परस्यूसिव वैल्यू। आपस में परस्यूट करने के लिए वैल्यू है, इसका और कुछ नहीं है। सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से पेनल्टी लेती है या 5 टाइम मेंटेनेंस चार्जेस लेती है फॉर एनी एनक्रोचमेंट इज इलीगल सिंस इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द इलीगलिटीज डन बाय द मेंबर्स. It also means that the managing committee has given permission to member to do such encroachments by collecting hafta या वसूली in the form of bylaw number 169 का पेनल्टी का वर्ड दे दिया है। पर जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक गैर कानूनी काम किया हुआ है और आप उसका पेनल्टी ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप जानकारी में हो कि इस मेंबर ने गलती किया हुआ है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को धोखे में डाला हुआ है, और उस चीज के बारे में चुप रहने के लिए, सोसाइटी चुप रहने के लिए, यानी कि अधिकारियों को खबर न करने के लिए आप उनसे पेनल्टी वसूली करते हो। एंड ये वसूली करने का मतलब ये होगा कि इट इज डीम्ड रेगुलराइजेशन ऑफ सच एनक्रोचमेंट। दिस इज अ क्रोनिक डिसीज इन मोस्ट सोसाइटीज। ये एक बीमारी की तरह फैला हुआ है हर सोसाइटी में। कलेक्टिंग पेनल्टी, फाइन एंड प्रोवाइडिंग इलीगल प्रोटेक्शन टू सच मेंबर्स टू कंटिन्यू एनक्रोचमेंट। तो मेंबर को बोलते हैं हाँ भाई ठीक है पेनल्टी दे दो 5 टाइम, मेंबर बोलता है चलो ले लो कोई बात नहीं, लेते चले जाओ, 20 साल तक देता भी चला गया वो। और मेरी सोसाइटी बोलती है हाँ ठीक है आपने तो हमको पेनल्टी दे दिया, आप एनक्रोचमेंट कंटिन्यू करते चले जाओ। Managing committee can be criminally prosecuted in criminal court for various offenses and penalized and imprisoned, and also the society water charges will be increased, property tax will be increased, and occupancy certificate can be revoked if if municipal authorities do an inspection and detect कि लार्ज स्केल एमेलगेमेशंस या एनक्रोचमेंट्स हुआ है सोसाइटी में। आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो फ्लैट के बीच में एमेलगेमेशंस कर देते हैं। अब उसको रिस्टोर करना भी एक मुसीबत का काम है। फ्लैट वाले एमेलगेमेशंस करने के बाद में WC, टॉयलेट, किचन वगैरह का पोजीशन भी चेंज कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि अगर लीकेज हुआ तो वो लीकेज नीचे की तरफ जाता जाएगा, ऊपर भी जाएगा इफेक्ट से, और वो लीकेजेस की वजह से आपके कॉलम, बीम्स, पिलर्स सड़ने शुरू होंगे, बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए म्युनिसिपल कानून में यह दिया गया हुआ है कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। बायलॉ में जो पेनल्टी है 5 टाइम्स का, 5 टाइम्स मेंटेनेंस का, वो वगैरह वगैरह, तो टोटली गैर कानूनी है and it is legally not enforceable under any circumstances. Cooperative courts or other courts, even usually civil courts मतलब, do not decide such disputes in favor of collecting penalty. मतलब सोसाइटी के फेवर में ऐसे ऑर्डर्स टिपिकली नहीं दिए जाते हैं, अभी तक कोई इतिहास नहीं है ऐसा। और डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी पावर नहीं है कि इस सब इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज करने के लिए कि ठीक है आपने इंक्रोचमेंट किया, उसको रेगुलराइज करने के लिए पेनल्टी दे दो और मैं ये पेनल्टी ओके कर देता हूँ रिकवरी के लिए, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी है, उसको ये पता है कि जो इंक्रोचमेंट है इसका पेनल्टी लगाने का अधिकार सिर्फ BMC और फायर डिपार्टमेंट को है, सोसाइटी को या डिप्यूटी रजिस्ट्रार को ओके करने का भी अधिकार नहीं है। जब BMC या फायर डिपार्टमेंट पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन फाइल करती है, पेनल्टी भी लगा सकती है
और साथ साथ में प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकती, दोनों काम कर सकती है। सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ देती है और मेंबर को वार्निंग देती है कि इसको रिस्टोर करो, और मेंबर फिर भी रिस्टोर नहीं करता है तो कंटिन्यूइंग पेनल्टी है, और फिर भी वो नहीं करता है रिस्टोर तो फिर प्रोसिक्यूशन फाइल कर किया जाता है उसके ऊपर। आपको ये बता दें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीएमसी के पास अधिकार है, अगर बीएमसी ये डिटेक्ट करती है कि ये वाले इंक्रोचमेंट से बिल्डिंग को खतरा है, तो बीएमसी के पास ये अधिकार है कि आपके फ्लैट में ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करते हुए फ्लैट के अंदर आए, रिस्टोर करे और उस चीज का खर्चा आपसे वसूली करे। ये भी प्रोविजन है। तो मुख्य बात ऐसी आती है कि अगर बीएमसी या फायर डिपार्टमेंट ने अगर आपसे पेनल्टी ले लिया और प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर दिया, तो जो मेंबर है जिसने ये मिस्टेक किया हुआ है वो डबल सफर करता है। एक बीएमसी पेनल्टी की वजह से, और एक वो तो मेंबर जिसने गलती किया हुआ है वो डबल सफर करता है। एक तो आपकी सोसाइटी उसको पेनल्टी लगाई जा रही है तो एक वो पेनल्टी भर रहा है, दूसरा जब बीएमसी को पता चलता है तो बीएमसी भी पेनल्टी लगाती है और प्रोसिक्यूशन भी फाइल करती है। तो एक मेंबर एक ही गलती के लिए 2 बार पेनल्टी और फाइन भरता है और यह प्रोसिक्यूशन सहन करता है, और उसके बावजूद भी सोसाइटी को जो पेनल्टी फाइन दिया वो तो चला गया, डूब गया, लेकिन बीएमसी नहीं छोड़ती उस चीज को। बीएमसी प्रोसिक्यूशन भी फाइल करती है, जेल टाइम भी है, और उसने जो खर्चा किया हुआ है उस गैर कानूनी काम करने के लिए अपने फ्लैट में, उसको भी रिस्टोर करना है, तो उसका अलग और डबल खर्चा हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बायलॉज जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है, टिपिकली लास्ट बायलॉज जो हम देखते हैं डिपार्टमेंट ने अपलोड किया हुआ है वो 2014 साल में अपलोड किया हुआ है, और उस बायलॉ में ये पेनल्टी और फाइन का प्रोविजन दे दिया हुआ है। मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसे पेनल्टी या फाइन बहुत बहुत मजाकिया है, वेरी वेरी फनी, और एक टाइम पास बुक है। क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज कॉल्ड एज डबल जियोपार्डी। आपको डबल ऑफेंसेस हो रहे हैं, आपको डबल पेनल्टी भरनी पड़ रही है, आप पर डबल प्रोसिक्यूशन हो रहा है। सोसाइटी तो ये भी रुकाव करेगी कि आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ, पेनल्टी भरो, और दूसरी मैनेजिंग कमेटी आ गई और आपके साथ में नहीं जमा, आपका चेहरा पसंद नहीं आया तो बोलेगा ठीक है भाई, आपको मेंबरशिप से एक्सपेल भी करते। ये भी सुनने में आता है कई सोसाइटियों में। आश्चर्य कुछ नहीं है, हर सोसाइटी में टेढ़ा मेढ़ा काम होता रहता है। तो ये जो बायलॉ है, इट इज वेरी वेरी फनी एंड ए टाइम पास बुक, बिकॉज दिस इज अ डबल जियोपार्डी, इट इज अ डबल प्रोसिक्यूशन फॉर सेम ऑफेंस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 प्रोहिबिट करता है, अंडर आर्टिकल 20 इट इज प्रोहिबिटेड, आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार उसको पनिशमेंट नहीं देना है। ये चीज आप सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी पाओगे, सेम टू सेम चीज। और यही चीज आप सेक्शन 300 क्रिमिनल प्रोसीजर को सीआरपीसी में भी पाओगे आप। मतलब एक गलती किया और उसको सोसाइटी भी पनिश कर रही है और बीएमसी भी पनिश कर रही है, और हाथ में अल्टीमेटली कुछ नहीं आता उसको, क्योंकि उसको तो रिस्टोर करना है। आपके सोसाइटी में अगर आपको ये पता चलता है कि मेरे अगल बगल वाले ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, या आप अपने फ्रेंड के घर गए और फ्रेंड ने बोला यार मेरे बगल वाले फ्लैट में तो ये सब एनक्रोचमेंट किया है, और उसने अपने गैलरी में से खड़े होकर आपको झांक के दिखा भी दिया वगैरह, और आपने शायद फोटो भी ले लिया शौक में, या नीचे वॉचमैन ने बोल दिया अरे साहब ये सोसाइटी में तो 4 घर में तो ऐसे ही एनक्रोचमेंट चल रहा है करके, या अपने सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो एक दूसरे के प्रति भी खुन्नस रखते हैं, दोस्त ने बता दिया, पार्टी से बता दिया, पता चल गया कि भाई हाँ ये सब चीजें हुई है करके, तो गैर कानूनी काम हुआ है ऐसा अगर आपको पता चलता है, ये जरूरी नहीं है कि आप मेंबर ही होना चाहिए, कोई बाहर वाला भी है और आपको ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग में गैर कानूनी काम हुआ है, तो आप म्युनिसिपल में कंप्लेन कर सकते हो कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेट करो और इस पे आगे की कार्रवाई करो। सो एक तो थिंग इज 4 लाइन का लेटर लिखना है, एड्रेस देना है पर्टिकुलर स्पॉट का, और बोलना है कि इस पे आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो और प्रोसिक्यूशन फाइल करो। टिपिकली हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि भाई मैं अपने बगल वाले के ऊपर कैसे कंप्लेन कर दूं, मेरा दोस्त है, मेरा नेबर है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा
एक्सटेंडेड फैमिली, हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा वर्ड यूज किया जाता है कि नहीं हम लोग तो एक्सटेंडेड फैमिली है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे, उल्टा सुल्टा बोलते रहेंगे, फाइट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन फिर भी ये बोलेंगे कि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। आप लोगों ने सबने भी ये सब चीजें कई बार सुनी होगी। तो पीपल, लोगों को ये सारी चीजें से एक नर्वसनेस आता है और हिम्मत निकल जाती है कि भाई नहीं, कंप्लेंट तो नहीं कर सकते, और वो उसी गैर कानूनी स्थिति में अपना काम करते जाते हैं। बिल्डिंग वीकन अप होती जाती है, कुछ सालों के बाद में बिल्डिंग में मेजर रिपेयर आता है, उसको ये भी नहीं पता चलता है कि भाई ये लीकेज, ये डब्ल्यूसी चेंज किया था उसका लीकेज हो रहा है चुपचाप, नीचे बीम कॉलम खराब हो रही है और अब मेजर लीकेज आ गया, जो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो फॉल्ट उसका था, लेकिन मेरे जानकारी में होते हुए भी मैंने कंप्लेंट नहीं किया, सोसाइटी की जानकारी में होते हुए भी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन पेनल्टी का वसूली, हफ्ता वसूली चलता रहा नॉन स्टॉप। अब उस हफ्ता वसूली करोगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बनेगा, क्योंकि आपके बिल के माध्यम से लोगे वो, तो बिल में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया, आपके हाथ में एक भी बिल आ गया कि भाई आपने फ्लैट 101 को आपने ये पेनल्टी लगाई है और इसने ये एमलगेमेशन किया हुआ है या डब्ल्यूसी शिफ्ट किया हुआ है, तो ये साबित हो जाता है कि सोसाइटी के जानकारी में था, सोसाइटी के नॉलेज में था कि भाई ये इंक्रोचमेंट हुआ है और सोसाइटी ने हफ्ता वसूली किया हुआ उस चीज पे। तो दोनों के ऊपर प्रोसिक्यूशन फाइल होता है, उस मेंबर के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी। सोसाइटी के ऊपर प्रोसिक्यूशन फाइल होगा तो कानूनी खर्चा कौन देने वाला है? सारे मेंबर एक साथ भरेंगे फिर। तो सोसाइटी में अगर 100 फ्लैट है और 100 फ्लैट में से 10 लोगों ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है जिसके वजह से प्रोसिक्यूशन हुआ, तो बाकी सब 90 जो बचे हैं उनको भी लीगल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं उसके ऊपर। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नर्वस हूं या मेरे पास हिम्मत नहीं है ऐसा सब कंप्लेन करने के लिए, तो वी at chshelpforum.com as a social and community service will file complaint on your behalf for free without you coming in the picture. आपको पिक्चर में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपका नाम भी नहीं आएगा। CHS हेल्प फोरम के नेतृत्व में वो कंप्लेंट फाइल कर जाएगा। आपको क्या प्रोवाइड करना है हमें? सोसाइटी का नाम, मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप में सोसाइटी का नाम दे दो, पूरा एड्रेस दे दो, CST नंबर दे दो, CTS नंबर, उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में नंबर होगा, यानी प्लान पासिंग का नंबर होगा या तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और एक 4 लाइन का ब्रीफ दे दीजिए कि क्या क्या इंक्रोचमेंट्स हुआ है। कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, फ्लैट ओनर का भी नाम देने की जरूरत नहीं है, फ्लैट नंबर भी देने की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफ देने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो देने की भी जरूरत नहीं है, और आपका खुद का नाम पता देने की भी जरूरत नहीं है। बिल्डिंग, सोसाइटी का नाम, बिल्डिंग का नाम, दैट इज एड्रेस, सर्वे नंबर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और 4 लाइन का डिटेल कि इसने एक हमारी बिल्डिंग में इन लोगों ने ये एंक्रोचमेंट्स किया हुआ है। तो हमारी लीगल टीम के तरफ से उस वार्ड में, पुणे में और मुंबई में ये कार्रवाई हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर कहीं पर भी नहीं आएगा। मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं यहाँ पे। वी विल टेक अप क्वेश्चन एंड आंसर्स।